हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। और दोस्तों, अगर इस प्रैक्टिस सेट की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जिससे आप क्लिक करते ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला प्रश्न है इसमें, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का सदस्य बना था? कब बना था? 1955 में, 1965 में, 1945 में या फिर 1975 में? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो सदस्य बना था वो बना था 1945 में। ठीक है दोस्तों, कब बना था? 1945 में। तो दोस्तों, यहाँ पर दो डेट दी गई हुई है कि एक तो थी 26 जनवरी। कब थी? 26 जून, सॉरी दोस्तों, 26 जून को क्या किया था? भारत ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद जो भारत को सदस्य बनाया गया था वो बनाया गया था 31 अक्टूबर 1945 को। 26 जून 1945 को भारत ने हस्ताक्षर किए थे कुछ कुल 50 देशों के साथ, और 31 अक्टूबर 1945 को भारत को सदस्य शामिल कर लिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ऑप्शन है नूरजहां की याद में, गुलबदन बेगम की याद में, मुमताज महल या जोधाबाई। तो जो ताजमहल बनवाया गया था वो मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? ये बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने, जो कि जहांगीर का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, और जो ताजमहल है ये कहाँ पर स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। कहाँ है ये? आगरा में स्थित है, और यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा का ताजमहल। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया था, यानी कि कार्य करना कब चालू किया था? 1945 में, 1947 में, 1955 में या 1935 में? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई है, आरबीआई ने अपना कार्य चालू किया था, परिचालन शुरू किया था, वो किया था 1935 में। कब किया था? 1935 में। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1934 के अधिनियम एक्ट 1934 से। ठीक है दोस्तों, और कार्य चालू किया था 1935 से। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और जो आरबीआई के वर्तमान में जो 25वें नंबर के जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, एम एफ हुसैन के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? चित्रकला में, संगीत में, नृत्य में या फिर नाटक में? तो जो एम एफ हुसैन है, सबसे पहले तो ये है मकबूल फिदा। मकबूल, कभी कभी इनका पूरा नाम दिया जाता है मकबूल मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन इनका पूरा नाम है, और ये चित्रकला से संबंधित है, भारतीय चित्रकार हैं ये। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती? तो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें स्टिक यानी कि छड़ी की आवश्यकता नहीं होती? ट्रेम्पोलाइन, स्कीइंग, बिलियर्ड्स या हॉकी? तो दोस्तों, हॉकी में भी आवश्यकता होती है, स्कीइंग में होती है, बिलियर्ड्स में भी होती है, लेकिन जो ट्रेम्पोलाइन है ये एक जिम्नास्टिक है, इसमें स्टिक की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक मजबूत कपड़ा होता है, मजबूत कपड़े के नीचे कई सारी स्प्रिंग होती हैं, उस पर जो एथलेटिक्स होते हैं जो, वो इसके ऊपर प्रदर्शन करते हैं, तो इसमें किसी स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है। कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सूत्री विभाजन कहते हैं, बीज गुहा कहते हैं, मोरूला कहते हैं या परासरण कहते हैं? तो जो कोशिकाओं के जो विभाजन की ये प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं सूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, एक कोशिका होती है वो दो संतान कोशिकाओं में यानी दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसी को सूत्री विभाजन या फिर माइटोसिस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का लेखक कौन है? यानी रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास, सूरदास, शंकराचार्य या कालिदास? तो रामचरितमानस जो लिखी गई है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास
जी के द्वारा लिखी गई है। और ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1631 विक्रम संवत में लिखी गई थी, विक्रम संवत में। और अगर ईस्वी की बात करें तो ये 1574 ईस्वी में लिखी गई थी। और कहाँ शुरू हुई थी? ये हुई थी अयोध्या में, लिखना उसको शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? अयोध्या में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग, अविकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, आवेग कहते हैं, संवेग या जड़त्व। तो वेग और द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है उसको संवेग कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? m इंटू वी। दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें सबसे अधिक साक्षरता दर थी? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या पंजाब? तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर थी वो थी केरल की, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो केरल की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? केरल की साक्षरता दर थी 93.9%। कितनी थी? 93.9% इसकी साक्षरता दर थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें से जो मेल की थी, मेल यानी पुरुषों की साक्षरता दर थी वो थी 96%। कितनी? 96%। और महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वो थी 92%, जिससे कुल मिलाकर एवरेज थी 93.9% केरल में। और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो है बिहार की। किसमें है? बिहार में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण, सामरिक महत्व के कारण, सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण या पिछड़ापन के कारण? तो जो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था वो किया गया था राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को या फिर नाभिक और प्रोटॉन को? तो जो न्यूक्लियॉन कहा जाता है वो कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। किसको कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और ये कहाँ पर होते हैं? ये परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं। और इन्हीं को परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो इन्हीं दोनों संख्याओं के योग को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो वियना शहर है, वोल्गा नदी के, डैन्यूब नदी, डॉन नदी या राइन नदी? तो वियना जो शहर है ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों वियना किसकी राजधानी है? वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की। वियना किसकी राजधानी है? वियना ऑस्ट्रिया की है, न कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, किसकी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डैन्यूब नदी के किनारे दोस्तों और भी राजधानियां जैसे कि बेलग्रेड, बेलग्रेड किसकी राजधानी है? बेलग्रेड राजधानी है सर्बिया की। ये भी डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। एक और है राजधानी जैसे कि बुडापेस्ट। कौन सी है? बुडापेस्ट, जो कि किस देश की राजधानी है? बुडापेस्ट ये है हंगरी की राजधानी। कहाँ की है? हंगरी की राजधानी है। ये भी डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो यदि अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो उसके पद पर कौन बैठ सकता है? तो ये पूछा गया है। तो राज्य के महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश या फिर अंतरिम उपराज्यपाल? तो उनके स्थान पर कौन बैठ सकता है? तो ये बैठ सकते हैं संबंधित राज्य, यानी कि जिस राज्य से संबंधित हैं, जिस राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हुई है उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो इस पद पर बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी विवरणिका कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो जो अर्थव्यवस्था के जो सांख्यिकी विवरणिका होता है उसको कौन प्रकाशित करता है? सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक
या फिर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जिसे एफएसडीसी कहा जाता है, या फिर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको सिडबी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है जो प्रकाशित करता है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई इसको प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? नोड, सुर, शोर या धीमा शोर। तो जो एकल आवृत्ति की ध्वनि होती है वो कहलाती है इसमें सुर। क्या कहलाती है? वो सुर कहलाती है। और जो कई आवृत्तियों की जो ध्वनि होती है, कई आवृत्तियों की जो ध्वनि होती है वो कहलाती है नोड, उसको बोलते हैं नोड। और जो एकल आवृत्ति होती है वो होती है सुर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? जो बायोडिग्रेबल नहीं हो सकता है, बायोडिग्रेबल, यानी कि जो जैविक रूप से अपघटित नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? वो कौन सा है? कॉटन है, पेपर है, लकड़ी है या टिन है? तो इसका सही आंसर होगा टिन। टिन जो है जैविक रूप से अपघटित नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? दक्षिण कोरिया, भारत, उज्बेकिस्तान या फिर मिस्र। तो जो दक्षिण एशियाई खेल होते हैं उसमें जो एशियाई खेल होते हैं उसमें एशियाई देश शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिस्र है, मिस्र एक अफ्रीकी देश है, तो ये इसमें हिस्सा नहीं लेता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और जो पहले एशियाई खेल हुए थे वो हुए थे 1951 में। कब हुए थे? 1951 में। और पहली बार ही ये कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में ये पहली बार आयोजन इसका कराया गया था 1951 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय के कण विघटित नहीं होते, संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? पायसीकरण, संवहन, निलंबन या प्रसरण। तो ऐसे विलेय के कण जो विघटित नहीं होते हैं और जो संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं उसको निलंबन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। क्या कहते हैं उस रूप को? रुद्र रूप, पतिश्वर, अर्धनारीश्वर या महादेव। तो जो पुरुष और स्त्री के मेल से बना जो भगवान शिव का रूप है उसको कहते हैं अर्धनारीश्वर। इसमें कौन कौन है? इसमें शिव और माँ पार्वती। इसमें शिव और माँ पार्वती दोनों का ही रूप आधा आधा शामिल है, इसलिए इसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। इसमें आधा पुरुष और आधी नारी नारी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, जम्मू और कश्मीर का जो संविधान है कब लागू हुआ था? जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को, 17 नवंबर 1956 को, 31 अक्टूबर 1951 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। लेकिन जो 17 नवंबर 1956 था इसको इस संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया था। और जम्मू कश्मीर का जो लागू हुआ था संविधान वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में दिल्ली से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 262 में, अनुच्छेद 239 में, अनुच्छेद 242 में या फिर अनुच्छेद 240 में। तो एक संविधान संशोधन हुआ था जो कि 69वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके द्वारा दो आर्टिकल्स जोड़े गए थे जो कि 239 ए और 239 ए बी थे। 239 जो था वो दिल्ली से संबंधित था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 239 में दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया था और इसका जो प्रशासक होता है उसको उपराज्यपाल कहा जाएगा। ये इसमें बात कही गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो कुश्ती से संबंधित है? किदाम्बी श्रीकांत, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु। तो इसका सही आंसर है जो विनेश फोगाट हैं ये कुश्ती से संबंधित हैं। और पीवी सिंधु और
किदाम्बी श्रीकांत दोनों बैडमिंटन से हैं, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 23 है कि 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने पहली फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो 1968 में हरित क्रांति हुई थी, 1968 में हरित क्रांति हुई थी, उसमें प्रभावी होने वाली पहली फसल कौन सी है? मक्का है, चावल है, रागी है या गेहूं है? तो जो हरित क्रांति में पहली फसल थी वो थी गेहूं। कौन सी फसल थी? गेहूं। और हरित क्रांति का जो विश्व में जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन माने जाते हैं? जो नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग हैं वो माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में कौन जाने जाते हैं? भारत में जाने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो जो लक्षद्वीप है किस अधिकार क्षेत्र में आता है? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के, कर्नाटक उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय? तो इसका सही आंसर है जो लक्षद्वीप आता है ये आता है केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। किस में आता है? केरल उच्च न्यायालय में आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? निचले हिमालय क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र में, बृहद हिमालय क्षेत्र में या ट्रांस हिमालय में? तो दोस्तों हिमालय के 3 हिस्से हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बृहद हिमालय है। कौन सा है? बृहद हिमालय। दूसरा है ट्रांस हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो ये हिमालय के हिस्से हैं जिसमें से माउंट एवरेस्ट जो है वो बृहद हिमालय किसमें है? बृहद हिमालय में, ट्रांस बृहद हिमालय में है माउंट एवरेस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, वित्तीय घाटे का अर्थ है। वित्तीय घाटे का क्या अर्थ है? बाह्य उपचार, बाह्य ऋण, मुद्रा का मुद्रण या उपरोक्त सभी? तो जो वित्तीय वित्तीय घाटा होता है वो ये सभी होते हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो जो वित्तीय घाटा होता है ये क्या होता है? ये होता है कुल राजस्व और व्यय का अंतर होता है, उसी को वित्तीय घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? मणिमेखली, शिलप्पादिकारम या तोलकाप्पियम या जीवक चिंतामणि? तो जो व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है वो है तोलकाप्पियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं तोलकाप्पियर। ठीक है दोस्तों, कौन है? तोलकाप्पियर के द्वारा तोलकाप्पियम लिखी गई जो कि व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में या राजस्थान में? तो जो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है थार मरुस्थल में। कहाँ? जो थार मरुस्थल है उसमें पाई जाती है ये मिट्टी। और ये थार मरुस्थल है कहाँ कहाँ फैला हुआ है? ये राजस्थान में, राजस्थान के बाद गुजरात में भी फैला हुआ है, गुजरात के बाद पंजाब है, पंजाब के बाद ये हरियाणा। इन सभी राज्यों में थार मरुस्थल फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? उड़ीसा की, सिक्किम की, उड़ीसा की, सिक्किम की या फिर गुजरात की या मध्य प्रदेश की? तो जो पट्टचित्र कला है ये उड़ीसा राज्य की चित्रकला है। किस राज्य की है? उड़ीसा राज्य की चित्रकला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? तो कौन सा है? गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र या धनुर्वेद? तो दोस्तों जो उपवेदों की संख्या कितनी है? उपवेद हैं, उपवेदों की कुल संख्या है 4, जिसमें से एक है आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्प शास्त्र और गंधर्व वेद। आयुर्वेद संबंधित है, जो आयुर्वेद है वो संबंधित है चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है आयुर्वेद। और धनुर्वेद युद्ध से संबंधित है। किससे है? युद्ध से संबंधित है। और गंधर्व वेद जो है वो है संगीत से संबंधित। किससे? संगीत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किससे? संगीत से।
और जो शिल्प शास्त्र है ये है धन विज्ञान से। किससे? धन विज्ञान से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 49 अक्षांश उत्तर के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो यानी 49 अक्षांश ये किस की बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ऑप्शन देखेंगे इसमें, जर्मनी और बेल्जियम की, जर्मनी और बेल्जियम की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और मेक्सिको की, जर्मनी और फ्रांस की, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की। तो 49 अक्षांश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 है, अपलेशियन अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में, या फिर एशिया महाद्वीप में? तो जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 9 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 50 सेकंड, 9 मिनट 50 सेकंड, या 8 मिनट 20 सेकंड? तो इसका सही आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यों के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्य महापंजीयक, राज्य के राज्यपाल, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, या फिर भारत के राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर है वो होते हैं राज्य के राज्यपाल कुलाधिपति। कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल होते हैं कुलाधिपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 है, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सबरी नदी है, तेल नदी है, मूसी नदी है, या जोंक नदी है? तो जो गोदावरी नदी है इसकी सहायक नदी है सबरी नदी। कौन सी नदी है? सबरी नदी इसकी सहायक नदी है। सबरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? ये है उड़ीसा राज्य की जो सिक्राम पहाड़ी है, उड़ीसा राज्य की सिक्राम पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सिक्राम पहाड़ी से सबरी नदी का उद्गम होता है और जो गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जो जैन परिषद थी वो कहाँ आयोजित की गई थी? कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, मदुरई में, या फिर बल्लभी में? तो इसका सही आंसर है, जो पहली बौद्ध परिषद जैन परिषद हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूल भद्र। कौन थे? स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे। और जो दूसरी जैन परिषद हुई थी वो हुई थी बल्लभी में। कहाँ हुई थी? बल्लभी में हुई थी, और ये हुई थी 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवर्षि क्षमा देवर्षि क्षमा श्रमण। कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे दूसरी जैन परिषद के, जो कि बल्लभी में हुई थी 512 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, या फिर लाओस में? तो जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो है कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था खामेर शासक थे। कौन थे? एक खामेर शासक थे। खामेर शासक जिसका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय। क्या नाम था? सूर्यवर्मन द्वितीय जो थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, अंकोर वाट मंदिर का। कहाँ पर? कंबोडिया में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, खेलों को खेल की भावना से खेलें निम्न में से किसका आदर्श वाक्य है? प्रथम पैरालंपिक खेल का आदर्श वाक्य था, या प्रथम एशियाई गेम्स का था, या फिर प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का था, या प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का था? तो खेल को खेल की भावना से खेलें, यानी कि प्ले द गेम इन स्पिरिट ऑफ द गेम, ये मोटो था, यानी कि ये आदर्श वाक्य था प्रथम एशियाई खेलों का, जो कि 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। उसका आदर्श वाक्य था खेल को खेल की भावना से खेलें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से डल्ली राजहरा की खानों से किस कारखाने को की जाती है? तो जो डल्ली राजहरा की जो खाने हैं ये किस किस लौह अयस्क को यानी कारखानों को दी जाती है? इस खान से
ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है इसमें भद्रावती इस्पात कारखाने को, या फिर विजयनगर इस्पात कारखाने को, या फिर भिलाई इस्पात कारखाने को, या सालेम इस्पात कारखाने को। तो इसका सही आंसर है भिलाई इस्पात कारखाने को। इसकी आपूर्ति की जाती है किस काम से? डल्ली राजहरा खान से। और ये डल्ली राजहरा खान और भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये दोनों ही छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पेडल दर्शाता है। पेडल किसको दर्शाता है? स्कोरबोर्ड को, नेट को, बॉल को, या बैट को? तो जो पेडल होता है उसको हम बैट भी कह सकते हैं, या फिर उसको रैकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? ये किसका बना हुआ होता है? ये लकड़ी और रबड़ का बना हुआ होता है, जिससे बॉल को आगे पीछे किया जाता है। पेडल, बैट या रैकेट एक ही नाम है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, अंडाणु जो होते हैं वो महिलाओं के होते हैं, और जो शुक्राणु होते हैं वो पुरुषों के होते हैं। ये युग्मक जो होते हैं वो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है पूछा गया है। गुणसूत्रों का एक जोड़ी होता है, गुणसूत्रों के 22 जोड़े होते हैं, एक भी गुणसूत्र नहीं, या गुणसूत्रों के 3 जोड़ी। तो इसका सही आंसर होता है गुणसूत्रों की एक जोड़ी जो होती है वो युग्मक कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा कैसी रहती है? स्थिर रहेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, या फिर घटेगी या बढ़ेगी? तो जो आपूर्ति की मात्रा होती है, जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा भी घट जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? 10 डेसिबल, 0 डेसिबल, 50 डेसिबल, या 100 डेसिबल? तो जो मनुष्य में सामान्य श्वसन की जो प्रबलता होती है 10 से लेकर 20 डेसिबल होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में कब संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था? तो कबड्डी को कब शामिल किया गया था, जो कि दक्षिण एशियाई खेल ढाका में आयोजित हुए थे बांग्लादेश में? कब हुए थे? 1984 में, 2005 में, 1996 में, या 1936 में? तो जो दक्षिण एशियाई खेल ढाका में जो कि बांग्लादेश में हुए थे वो हुए थे 1984 में, और उसी में कबड्डी को शामिल कर लिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? केरल, गोवा, महाराष्ट्र, या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों, अरब सागर में कौन कौन स्थित है? अरब सागर यानी कि भारत का ये वाला हिस्सा होता है, इसमें अरब सागर में ये केरल भी होता है, गोवा भी है, और महाराष्ट्र भी है। लेकिन जो आंध्र प्रदेश है ये स्थित नहीं है। आंध्र प्रदेश कहाँ है? बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये यहाँ पर स्थित नहीं है, अरब सागर के किनारे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है? प्रशासन की जो विशेष विशेष जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है? राज्य के मुख्यमंत्री के पास, गृह के राज्य मंत्री के पास, राज्यपाल के पास, या राष्ट्रपति के पास? तो इसका सही आंसर है ये होती है राज्यपाल के पास। जो अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन की जो विशेष जिम्मेदारी होती है वो राज्यपाल के पास होती है। और इसका वर्णन किस में मिलता है? ये आर्टिकल 344 के 1 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है, दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में, पुलिस क्षेत्र में, या सार्वजनिक व्यवस्था के क्षेत्र में? तो दिल्ली विधानसभा को सिर्फ इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, और बाकी के जो भूमि, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? हेपेटाइटिस ए, पोलियो, चिकन पॉक्स, या टाइफाइड? तो जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है वो है इसमें टाइफाइड। कौन सा है? टाइफाइड। ये किसके कारण होता है? ये होता है साल्मोनेला। किसके कारण? जो साल्मोनेला टाइफी होता है, टाइफी बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है टाइफाइड। ये क्या होता है? एक बुखार होता है। क्या होता है? एक तरह का बुखार होता है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है, भारत और जम्मू कश्मीर के राज्य के बीच
परिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? कब हस्ताक्षर किए गए थे परिग्रहण समझौते पर? 26 अक्टूबर 1947 को, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947 या 15 अगस्त 1947? तो इसका सही आंसर है 26 अक्टूबर 1947 को भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और ये हस्ताक्षर किए किसने थे? ये जम्मू कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। उन्होंने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इस हस्ताक्षर को स्वीकार किया था उस समय के गवर्नर जनरल माउंटबेटन के द्वारा। इसको स्वीकार किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, या राजा जय सिंह ने, या राणा कुंभा ने? तो जो मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप, और दूसरी तरफ था अकबर। कौन थे? अकबर। अकबर की जो सेना के नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे आमेर के शासक मान सिंह।